हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो गया यार। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट कर बताना मुझे आपको ये पार्ट कैसा लगता है। इस कहानी के लेखक है सहयोगिता। आप उनकी स्टोरी प्रतिलिपि ऐप पर देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। प्यार का नाता 6। निर्भय के विवाह की भविष्यवाणी। निर्भय थाने पहुंचा और अंदर आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कानूराम, मुकुल दास। उसने जोर से आवाज लगाई तो वो दोनों हवलदार उसके सामने प्रकट होकर बोले, रिपोर्टिंग सर। उन दोनों को देखकर निर्भय अपना माथा मसलते हुए बोला, मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ। सर जी, घर पर चाय नहीं मिली क्या आपको? कानूराम नासमझी भरे भाव से बोला। ये सुनकर निर्भय ने उसे अपनी तीखी नजरों से घूरा तो मुकुलदास कानूराम को कोहनी मारकर अपनी बत्ती सी चमकाते हुए कहने लगा, अभी लेकर आते हैं सर जी, आपके लिए चाय। ये कहते हुए वो कानूराम के साथ चला गया। उनके जाने के बाद निर्भय ने अपनी कैप उतारकर टेबल पर रखी और अपना सिर पकड़ते हुए बोला, इस डॉक्टर ने तो जीना मुश्किल किया हुआ है। अब तो सरेआम सड़कों पर छेने लगा है, ऊपर से आंखें दिखाकर डराता भी है। लेकिन मैं क्यों डर जाता हूं? क्यों मेरे हाथ नहीं उठते उसे मारने के लिए? क्यों? होगा थानेदार तू, मेरा है दिलदार तू, वर्दी का तू रौब जमा ले, टोपी वाले डरा ले, कर ले जो है करना, मैं नहीं डरना, मैं नहीं डरना, मैं नहीं डरना। शांतनु ये गुनगुनाते हुए हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चल रहा था। अनिल और ज्योति भी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने जब उसे इस तरह गुनगुनाते हुए देखा तो उन दोनों के चेहरों पर हैरानी भरी मुस्कान आ गई और वो समझ गए कि आज तो सुबह सुबह ही मुलाकात हो गई है। शांतनु ने जब उन दोनों को देखा तो गुनगुनाना बंद कर दिया और गंभीर होकर अपनी तीखी नजरों से उन दोनों को घूरने लगा। उसकी इन घूरती नजरों को देख अनिल और ज्योति ने भी मुस्कुराना बंद कर दिया। शांतनु उन दोनों के पास आया और गंभीर होकर पूछने लगा, मिस्टर सिंघानिया की रिपोर्ट आ गई? यस डॉक्टर, मैंने आपके केबिन में रख दी है, ज्योति ने उसे जवाब दिया। आज उनकी सर्जरी में तुम दोनों हमें ज्वाइन करोगे। इतना कहकर वो अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। पीछे खड़े अनिल और ज्योति की अटकी हुई सांसें अब जाकर चलने लगी। ओह गॉड, ये जब घूरते हैं तो कितने खतरनाक लगते हैं। पता नहीं इंस्पेक्टर साहब कैसे झेलते होंगे इन्हें। ज्योति अपने दिल पर हाथ रख लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली। ये सुनकर अनिल हल्के से हंस दिया। उनके सामने ये इस तरह नहीं रहते, लेकिन वो हैं कि फिर भी डरते रहते हैं। निर्भय होकर भी भय में जी रहे हैं। ज्योति भी हल्के से हंसकर बोली, जिसे सुनकर अनिल तो खुलकर हंस दिया। तुम दोनों यहाँ पेशेंट का इलाज करने आते हो या हंसी ठिठोली करने? शांतनु की इस कड़क आवाज पर उन दोनों की सांसें फिर से अटक गईं। शांतनु अपने हाथ में मिस्टर सिंघानिया की रिपोर्ट लेकर उन दोनों के सामने आया और ज्योति से कहने लगा, इसमें सीबीसी की रिपोर्ट तो है ही नहीं? वो कल सैंपल लेना भूल गए थे तो आज सुबह ही लिया था, इसलिए रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा। ज्योति डर के मारे अटकते हुए बोली। ये सुनकर शांतनु का दिमाग खराब होने लगा और वो सख्ती भरे लहजे में बोला, तुम लोग जानते हो हमें लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी ऐसी गलती। सॉरी डॉक्टर, ज्योति ने पछतावे से सिर झुका लिया। व्हाट सॉरी? आपके सॉरी कह देने से किसी पेशेंट की जान नहीं बचेगी, उसके लिए उसका इलाज सही तरीके से सही समय पर करना पड़ेगा। सीबीसी की रिपोर्ट के बिना सर्जरी करना काफी रिस्की है, इसलिए जाइए और अभी के अभी उस रिपोर्ट को लेकर आइए। लेकिन सर लैब में, अनिल ने कहना चाहा। आई नो कि वो लैब वाले भी आपकी तरह लापरवाह है, बट डोंट वरी, हम उन्हें खुद फोन करेंगे, वो दे देंगे आपको रिपोर्ट। इसलिए अब टाइम वेस्ट मत करिए और जाइए। काफी सख्ती भरे लहजे में ये सब कहकर शांतनु अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। अनिल और ज्योति सिर पर पैर रखकर वहां से सीधा लैब की तरफ भाग गए। एक क्लिनिक के बाहर नेयांश ने स्कूटी रोकी और दर्द भरी सूरत बनाए धीमे कदमों से अंदर चला गया। अंदर डॉक्टर अनुराग, जो कि उसके पिता है, अपने केबिन में बैठे किसी से फोन पर बात कर रहे थे। हाँ, मैं बोल दूंगा माँ को, तुम चिंता मत करो। अभी कहाँ है वो? अच्छा अच्छा ठीक है। बातें करते हुए उनकी नजर सामने से आ रहे नेयांश पर पड़ी, जो अजीब ढंग से चलते हुए आ रहा था। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। उसे देख अनुराग ने नासमझी भरी सूरत बना ली और फोन पर बोले, मैं बाद में बात करता हूँ। उन्होंने फोन रखा और कुर्सी पर से उठकर नेयांश के पास आए। ये क्या हुआ तुझे? इस तरह क्यों चल रहा है? वो उसे नीचे से ऊपर तक देखने लगे। नेयांश थोड़ा नजरें चुराते हुए बोला, वो मुझे चोट लगी है। चोट लग गई? आज फिर से मारपीट की तूने? वो तल्खी भरे लहजे में बोले। नेयांश ना में सिर हिलाकर बोला, नहीं पापा, मारपीट नहीं की। वो मैं आज मेंटल हॉस्पिटल के पास से गुजर रहा था तो एक स्टूपिड डॉक्टर, मेरा मतलब वहां के एक पागल ने मुझे लात मार दी। अनुराग मन ही मन अपना सिर पीटते हुए बोले,
अब तक तो तू गुंडे मवलियों से ही पंगा लेता था, अब पागलों से भी लड़ने लगा। मैं नहीं लड़ा उससे, वो खुद आया जबरदस्ती लड़ने, मेरी कोई गलती नहीं थी। नयांश रोनी सूरत बनाकर मन ही मन उस स्टुपिड डॉक्टर को कोसते हुए बोला। ये देख अनुराग भी थोड़ा नर्म पड़ते हुए बोले, अच्छा अच्छा ठीक है, रो मत। कौन से पैर में लगी है? उन्होंने नयांश के दोनों पैरों की तरफ देखते हुए कहा। ये सुनकर नयांश उनसे बोला, अगर पैर में लगी होती तो मैं आपके पास थोड़े ही आता, फिर कहाँ लगी है? अनुराग नासमझी भरे भाव से बोले। नयांश थोड़ा हिचकिचाकर बिना उनकी तरफ देखे ही बोला, मैं खुलकर नहीं बता सकता, आप खुद समझ जाओ। उसकी ये बात सुनकर अनुराग खुली आंखों से कुछ पल तो उसकी शक्ल देखते रहे, फिर उन्हें भी समझ आ गया कि कहाँ चोट लगी है। बेटा नयांश, बहुत मजाक उड़ाते थे अपने पापा के प्रोफेशन का, अब वही काम आए ना तुम्हारे, अब कभी हंसोगे उन पर? इधर अपने केबिन में बैठा अनंत मन ही मन सोच रहा था, कहीं उसके ज्यादा ना लग गई हो। अगर ऐसा हुआ तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, हो सकता है जेल भेज दे। नहीं नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहता, हे भगवान, उसके सिस्टम को ऑन ही रखना वरना मैं हमेशा के लिए ऑफ हो जाऊंगा। ये कहते हुए उसकी शक्ल रोने जैसी हो गई थी। ये स्टुपिड डॉक्टर उसे लात मार तो आया लेकिन अब खुद ही डर रहा है, अगर वो इसे कभी मिला तो क्या हाल करेगा इसका। सही बात है, बदला तो वो भी लेगा। यहाँ कॉलेज में पहली क्लास खत्म होने के बाद नील अपने लंपट दोस्तों वैदिक शमन के साथ प्लेग्राउंड की तरफ आया जहाँ कुछ स्टूडेंट फुटबॉल खेल रहे थे। उन्हें देखकर नील मुंह बिचकाते हुए बोला, भला ये भी कोई खेल है, गधों की तरह लात मारते रहो। तुझे कौन सा खेल पसंद है मेरे नीले बिल्ले? अग्नि की ये आवाज सुनकर नील, वैदिक और शमन ने पलटकर देखा तो वो अपनी दोस्त सोना के साथ वहां खड़ा था। 2-4 पंटर दोस्त और भी थे जो उसके इर्द गिर्द खड़े हुए थे। नील थोड़ा गुस्से में उससे बोला, मेरा नाम नीलकंठ गुप्ता है, समझे तुम? ये सुनकर अग्नि, सोना और उनके दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जोर से हंस दिए। उन्हें देख वैदिक नील से बोला, चल नील, इनके मुंह लगना बेकार है। हाँ, मेरे दादाजी भी यही कहते हैं, ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर ही रहना चाहिए। शमन ने भी धीमी सी आवाज में कहा। नील ने भी उन दोनों की बात मान ली और वहां से चलने लगा। तभी अग्नि उसके आगे अपना हाथ लगाते हुए बोला, नाराज मत हो, ठीक है नहीं बोलूंगा तुझे नीला बिल्ला, लेकिन ये तो बता दे कि तेरा फेवरेट खेल कौन सा है? हम भी वही खेल लिया करेंगे, क्यों पंटरो? हाँ हाँ, हम भी वही खेलेंगे, उसके पंटर दोस्त उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले। नील को उन लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर उसके पास अभी उसकी हॉकी होती तो वो उन सबको उससे पीट देता। अब उन सबके सामने चुप रहना उसे गवारा नहीं था, इसलिए उसने अपना मुंह खोला, लेकिन तभी क्या हो रहा है यहाँ? कार्तिक की इस आवाज पर सबने उसकी तरफ देखा। वो अपने हाथ में किताबें लिए खड़ा था और उन सबको अपनी ठंडी निगाहों से घूर रहा था। उसे देखकर नील, वैदिक और शमन के चेहरों पर राहत भरी मुस्कान आ गई। इधर अग्नि थोड़ा जबरदस्ती मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं गुरुजी, हम तो बस थोड़ी हंसी क्रीड़ा कर रहे थे। ये सुनकर उसके पंटर दोस्त हंस दिए। नील, वैदिक और शमन उन्हें घूरने लगे, जिसे कार्तिक ने भी नोटिस कर लिया था और वो समझ भी गया था कि ये लोग इन तीनों बालकों को परेशान कर रहे हैं, इसलिए वो उन सबके पास आया और सौम्य मुस्कान चेहरे पर सजाकर बोला, द्वितीय वर्ष के बालकों, आज तुम लोगों की पहली कक्षा हिंदी की थी, परंतु तुम लोग तो हमें कहीं दिखाई ही नहीं दिए। ये सुनकर अग्नि, सोना और उनके पंटर दोस्तों की सारी हंसी गायब हो गई। ये देखकर कार्तिक मुस्कुराते हुए ही बोला, अब तुम्हें इस बात का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। हमने आज प्रथम अध्याय शुरू किया था, परंतु तुम सब तो उसे पढ़ ही नहीं पाए, इसलिए अब अपनी अपनी पुस्तक लेकर आओ और इस क्रीड़ा भूमि के 100 चक्कर लगाते हुए उसे जोर जोर से पढ़ो। इस बात पर नील, वैदिक और शमन हंसने लगे। अग्नि, सोना और उनके पंटर दोस्तों की शक्लें अजीब सी हो गईं। ये कैसी पनिशमेंट है सर? सोना उससे बोली, यही दंड है, और यदि तुम बालकों ने इसे मानने से मना किया तो हम प्रधानाचार्य जी से तुम्हारी उलाहना करेंगे। कार्तिक बोला। उलाहना मतलब? अग्नि नासमझी भरे भाव से बोला, मतलब शिकायत करेंगे, है ना पंडित जी? नील ने कार्तिक की तरफ देखकर दांत चमकाए तो उसे देखकर कार्तिक ने भी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। अब अग्नि और उसके दोस्तों के पास इस सजा से बचने का कोई रास्ता नहीं था। वैसे भी ये सजा पाई से ही जुड़ी हुई थी और गलत भी नहीं थी, इसलिए प्रिंसिपल भी कार्तिक से कुछ नहीं कह सकते थे। असल मायने में तो कार्तिक उन लोगों से कल का बदला निकाल रहा था जब उन्होंने नील को परेशान करने के लिए उसकी रैगिंग करनी चाहिए। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि कार्तिक आ गया, अगर उसकी जगह कोई और टीचर होता तो नील का क्या होता? उन लोगों को ये सजा सुनाने के बाद कार्तिक ने नील, वैदिक और शमन की तरफ देखा और कहने लगा, चलो अब हम तुम्हारी कक्षा में चलते हैं, तुम भी चलो, अन्यथा तुम्हें भी यही दंड भुगतना पड़ेगा। ये कहकर वो जाने के लिए पलट गया।
नील, वैदिक और शमन भी उसके पीछे दौड़ पड़े। नहीं पंडित जी, हम तो आपसे हिंदी पढ़ने के लिए अति उत्सुक है। नील दौड़ते हुए कार्तिक के पास आ गया और उसने अपना हाथ कार्तिक के कंधे पर रख लिया। कार्तिक चलते चलते रुका और धीरे से नील का हाथ हटाते हुए बोला, बालक, हम तुम्हारे गुरु हैं और साथ में पंडित भी, इसलिए थोड़ी मर्यादा रखो। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। ये देख नील, वैदिक और शमन हैरानी से अपना मुंह खोले वहीं खड़े रह गए। लगता है पंडित जी बाल ब्रह्मचारी है और हमारे नील के अंदर उन्हें स्त्री नजर आ रही है, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहे हैं। वैदिक ने नील की तरफ देखकर कहा और हंस दिया। शमन भी उसके साथ हंसने लगा। नील ने चिका उन दोनों को एक एक थप्पड़ रसीद किया और कार्तिक के बारे में सोचकर अपने दांत पीसते हुए बोला, इनकी मर्यादा तो मैं अच्छे से भंग करूंगा। इधर क्लास के दरवाजे के पास खड़ा कार्तिक ये सुनकर अपने मन में बोला, फिर तो बहुत मजा आएगा, तुझे भी और मुझे भी। वो शरारत से मुस्कुरा दिया। एक प्रख्यात भविष्यवक्ता चित्रसेन आए हुए थे। वो उनसे पूछ रही थी, गुरुजी, मैंने अपने बड़े पोते के लिए काफी रिश्ते देखे लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बनी। कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है। जब वो 20 साल का था तब से ही मैं उसके लिए रिश्ते देख रही हूँ और आज वो 30 साल का हो गया है लेकिन उसके लिए कोई रिश्ता नहीं मिला। वैसे उसमें कोई कमी नहीं है, दिखने में भी काफी अच्छा है और पुलिस ऑफिसर है, पर ना जाने क्यों उसके लिए रिश्ता ही नहीं मिल पा रहा। उनकी बातें सुनकर चित्रसेन ने निर्भय की कुंडली मांगी तो कुमुदिनी ने उन्हें उसकी कुंडली दी। उन्होंने काफी देर तक अपना गणित लगाया और एक गहरी सांस भरते हुए बोले, देखिए देवी जी, आपको ये सुनकर आघात तो लगेगा परंतु हम आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते, इसलिए बता रहे हैं। आपके पोते के जीवन में विवाह का योग तो है परंतु किसी स्त्री के साथ नहीं बल्कि पुरुष के साथ है। कुमुदिनी का दिल तो धक्का से रह गया। ये बात सुनकर वो उनसे कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? पुरुष और पुरुष की शादी कैसे हो सकती है? ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि आपके पोते की कुंडली बता रही है कि उसका विवाह एक पुरुष के साथ ही होगा और अगर आपने जबरदस्ती उसका विवाह किसी स्त्री के साथ करवा भी दिया तो कुछ ही दिनों में आपके पोते और उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर तो कुमुदिनी के दिल को काफी गहरा धक्का लगा और वो घबराकर बोली, नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा मत कहिए। मेरे तीनों पोतों में तो मेरी जान अटकी हुई है और मेरा नीरू तो मेरे साथ साथ पूरे परिवार की जान है। कोई तो उपाय होगा। हम आपके मन की व्यथा समझ सकते हैं लेकिन ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे आपके पोते का विवाह स्त्री से भी हो जाए और वो सुरक्षित रहे। आपके पोते के जीवन में कई ऐसी घटनाएं हैं जिनसे उसे बस एक पुरुष ही बचा सकता है, इसलिए हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि अब आप अपने पोते के लिए किसी पुरुष का रिश्ता ढूंढें। कुमुदिनी जी ने उनकी बात पर काफी सोच विचार किया। फिर आखिर में उन्होंने निर्भय की जिंदगी को बचाने के लिए अपने मन को समझा लिया और चित्रसेन से आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ चली गईं। जारी है। अम्मा जी, हम रिश्ता लेकर कब आए आपके घर अपने खड़ूस डॉक्टर शांतनु का? कोल्ड स्वेट स्माइल पार्ट पसंद आए तो सीमेंट करना और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।